हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद MCQs। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। इस प्रकार हमारी इस कक्षा के दो भाग होते हैं। पहला भाग करंट अफेयर से संबंधित होता है और दूसरा भाग ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित होता है। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आप सभी का 20 मई के दिन स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। जैसे कि आपको पता है, आज तक जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं सबकी पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी है। इस कक्षा की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एड्यूरोही 24 आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे, वहां पर आपको अपना चैनल शो होने लग जाएगा। डेली आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाता है वहां पर। और आपको क्या करना है, आपको अपना ये YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लेना है और दोस्तों को शेयर भी कर देना है, ताकि आपको निरंतर जो क्लासेस चली आ रही हैं वो समय से मिलती रहें। जब आप YouTube पे क्लिक करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी नाम का एक ऑप्शन होगा। कम्युनिटी पर क्लिक करने के बाद आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हो भी जाता है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर मैंने आपके लिए बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन उपलब्ध करवा रखी है। तो चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस एड्यूरोही ऑफिशियल चैनल पे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पर भी। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं 8307730527। तो अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के पार्ट नंबर फर्स्ट पर, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद MCQs। इसमें हम करंट अफेयर्स की कुछ न्यूज देखेंगे और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहां पर फर्स्ट न्यूज आपके सामने दिखाई दे रही है। 3300 CISF कॉन्टिंजेंट टू टेक फुल चार्ज ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी फ्रॉम 20 मई, CRPF एग्जिस्ट। 20 मई से, यानी कि आज के दिन से ही CISF के जो नौजवान हैं वो संसद की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। अब इनकी टुकड़ी आ चुकी है। इस टुकड़ी में 3300 CISF के जवान हैं। अभी ये CISF के जवान ही इस संसद की सुरक्षा करेंगे। और पहले आपको पता है CRF के जवान वहां पर कार्यरत थे, अब उनको वहां से हटा दिया गया है। द CISF काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी यूनिट will take over the full charge of Parliament complex from 6 AM on Monday, मई 20। तो जैसे कि आपको पता है, कुछ टाइम पहले दो लोग संसद में घुस आए थे, इसी वजह से ये चर्चा का विषय भी बना था कि ऐसे सिक्योरिटी में इस प्रकार सेंध कैसे लग सकती है। उसी के बाद में ये डिसीजन लिया गया था कि CISF के जो नौजवान हैं वो यहाँ पर कार्यरत रहेंगे। CISF की कौन सी ब्रांच है ये, तो आप कहेंगे CISF की आतंकवाद निरोधी सुरक्षा इकाई यहां पर ये कार्यभार संभालेगी, जिसमें 3300 के नौजवान रहेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर आधिकारिक सूत्रों की अगर माने तो देश की इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी प्रतीक संसद, उसके कुछ अधिकारियों को हटा दिया गया है, यानी कि 1400 के आसपास CRPF के अधिकारियों को हटाया गया है। अब यहां पर
3300 से अधिक कर्मी सीआईएसएफ के आएंगे। तो ये अभी यानी कि आज से ही अपनी ड्यूटी संभाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपको इनसे संबंधित बातें ध्यान में रखनी है। अब जैसे अगर हम बात करें, यहां पर एक ग्रुप बनाया गया है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, पीडीजी, सीआरपीएफ का ही है ये, ठीक है ना। सीआरपीएफ के संसद ड्यूटी ग्रुप ने शुक्रवार को परिसर में अपनी सभी प्रशासनिक और परिचालन संबंधी सामान, व्हीकल, हथियार, कमांडो, इन सब को हटा लिया और अभी यहां पर सीआईएसएफ के जवान यहां पर आ जाएंगे और सीआईएसएफ की आतंकवाद निरोधी सुरक्षा इकाई के द्वारा इसकी सुरक्षा की जाएगी। यहां पर आप ये फोटो देख पा रहे होंगे, ये कौन सी परियोजना के तहत है? वैसे इसे हम बोलते हैं सेंट्रल विस्टा। सेंट्रल विस्टा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित रायसीना पहाड़ी से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के जितने भी केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र हैं उनको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। और एक परियोजना लाई गई है सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना, यानी हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय विस्टा पुनर्विकास परियोजना, उसी के अंतर्गत इसका विकास किया जा रहा है। इसको बेहतरीन तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से संसद भी हमारा एक आप कह सकते हैं पहलू है। यहां पर आप देख सकते होंगे, मैं ग्रीन कलर में यहां बना रहा हूं, देखिए इधर, ये है हमारी संसद, यानी कि जिसे अब नई संसद के नाम से जानते हैं। पुरानी संसद के सामने ही इसे बनाया गया है। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो यहां पर कुछ ऐसा दिखता है। तो यहां पर ये देख पा रहे होंगे। तो जब हम आप इसकी तरफ देखते हैं तो ये कौन सा है? ये वो संसद भवन है जिसे हम पहले का संसद भवन मानते हैं। अब इसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है, क्योंकि ये वही सदन है जिस सदन में संविधान बनने की सारी गतिविधियां हुई थी। यानी कि हमारी जो संविधान सभा ने संविधान को रचा वो इसी भवन में रचा था। इसी वजह से इसको अब हम संविधान सदन के नाम से जानते हैं। और ये जो है वो कौन सी है? ये नई संसद भवन की बिल्डिंग है, नई संसद भवन, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें ये बातें ध्यान में रखनी है। और इसका पूर्णोद्धार किस योजना के तहत हुआ है? तो सेंट्रल विस्टा जीर्णोद्धार परियोजना के तहत। अब इस नई संसद में कुछ दिन पहले आपको पता है सेंध लगी थी, 2 इसमें लोग आ गए थे, 2 लोग घुस गए थे इसमें, और वो फिर एक बड़ा मुद्दा बना था। तो इसीलिए अब जो ये डिसीजन लिया गया है कि यहां पर सीआईएसएफ की टुकड़ी संभालेगी। तो यहां पर जैसे हम बात करते हैं, सीआईएसएफ की कमान किसके हाथों में है? नीना सिंह, इनके हाथों में है अब ये कमान सीआईएसएफ की, ठीक है। और ये सीआईएसएफ में कौन से पद पर है? तो ये डीजी हैं। डीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? डायरेक्टर जनरल। तो वर्तमान में सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो नीना सिंह का नाम आप लिख देना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सीआईएसएफ के बारे में। आप ये बताइए सीआईएसएफ का गठन कब हुआ था? सीआईएसएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो आपको यह बताना है इस केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी। जिन्होंने लिखा होगा ना 10 मार्च 1969, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जैसे हम बात करते हैं, इस सीआईएसएफ में कुल लगभग संख्या 1.5 लाख प्लस में है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 10 मार्च को सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। और जैसे हम सीआईएसएफ की बात करते हैं तो इनका ध्येय वाक्य क्या है, यानी कि इनका नारा क्या है? इनका नारा है सेवा, सुरक्षा, भाईचारा। तो ये सीआईएसएफ का ध्येय वाक्य है, ठीक है ना। तो यही अब सुरक्षा करेंगी नई संसद भवन की बिल्डिंग की, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। निर्वाचन संबंधी कदाचार को रोकने और स्वच्छ
चुनाव लागू करने के लिए नागरिक निर्वाचन आयोग के साथ व्यापक तौर पर जुड़े। जैसे कि आपको पता है अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है ना। तो लोकसभा के चुनाव में इन्होंने क्या किया है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने एक एप्लीकेशन जारी की और उस एप्लीकेशन का नाम क्या रखा गया, सी विजिल ऐप। इस विजिल ऐप के माध्यम से इन्होंने कहा कि अगर कोई भी पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन करती है तो आप हमें इस सी विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं और आपकी ये जो शिकायत है बहुत जल्दी से निपटा दी जाएगी। पिछले 2 महीनों में इस सी विजिल से 4.24 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से 99.9% मामलों का निपटारा कर दिया गया है इनके द्वारा। जियो टैगिंग के मदद से उड़न दस्ते मिनटों में ही उल्लंघन के स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि ये जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं 2020 के, उसी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय निर्वाचन आयोग ने ये सी विजिल ऐप लॉन्च कर दी है ताकि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन ना कर पाए। और इसकी शिकायत आप भी कर सकते हैं। अगर आपके यहां इलेक्शन होने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप वीडियो बनाकर उनको भेज दीजिए। तो वीडियो, इसके लिए आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको वीडियो भेजनी है जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें लगभग 4.25 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें अलग अलग प्रकार की होती हैं। आचार संहिता का उल्लंघन जो है वो किस मायने में हो सकता है, इसके भी अलग अलग आप कह सकते हैं पहलू है। जैसे कोई शराब बांट रहा है ताकि वोटों को खरीदा जा सके, कोई कैश दे रहा है ना, तो वो एक अलग प्रकार का है। इस प्रकार से यहां पर ये जो ग्राफ दिया गया है इसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस ग्राफ में इन्होंने बता रखा है कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की शिकायतें मिली हैं, जिसमें अलग अलग केसेस हैं। कोई शराब बांट रहा था, कोई कैश दे रहा था, कोई एक धर्म से संबंधित वक्तव्य दे रहा था। तो इस प्रकार अलग अलग यहां पर पॉइंट बनाए हुए हैं और यह भी बताया है कि इस प्रकार की कितनी शिकायतें मिली हैं, ठीक है। उन सब का समाधान किया गया और ये है उनकी ये एप्लीकेशन। तो ठीक है ना, यहां पर ये आप देख पा रहे होंगे लोगो ऐसा दिखता है उस एप्लीकेशन का, सी विजिल ऐप। तो भारतीय निर्वाचन आयोग की ये अच्छी पहल है कि ये जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 2024 के अच्छे से हो जाएं, इनमें से किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपयोगकर्ता इस सी विजिल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें जैसे ही शिकायत कर दी जाती है 1 दिन के अंदर अंदर, यानी कि ये तो ज्यादा ही बोल दिया, वैसे 100 मिनट इन्होंने बोला हुआ है कि 100 मिनट इन्होंने अपना समय रखा हुआ है कि 100 मिनट के अंदर वहां पर पहुंच जाने चाहिए अधिकारी। तो ये एक स्वचालित रूप से जियो टैगिंग सुविधा सूक्ष्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि फ्लाइंग स्क्वाड जो है ना वो उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वो वीडियो अपलोड की गई है, जहां से वो फोटो अपलोड की गई है, यानी कि जिसने वो शिकायत की है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बातें ध्यान में रखनी है। और वैसे भी ये आपका वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था, मोबाइल ऐप सी विजिल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा। नागरिकों को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाना, ए ऑप्शन जिन्होंने टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगर हम देखते हैं इस भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, तो ये कौन है, ये है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त। आपको पता है भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने अधिकारी होते हैं, 3 शीर्ष अधिकारी होते हैं। सबसे शीर्ष अधिकारी होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आप कहेंगे राजीव कुमार जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
और नीचे यहां पर दो फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। ये कौन है? तो ये है वर्तमान के चुनाव आयुक्त, ठीक है ना। तो जैसे हम बात करते हैं, इनकी जो नियुक्ति हुई थी वो पिछले ही महीने हुई और विवादों में भी रही इनकी नियुक्ति। ये कौन है? तो ये है सुदेश कुमार जी और ये है सिंधु जी, ठीक है। इनकी नियुक्ति को लेकर एक शिकायत भी की गई और बाद में फिर कोर्ट ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है, इनकी नियुक्ति कोई रद्द नहीं की जाएगी, ठीक है। तो विपक्षियों ने ये कहा था, यानी कि शिकायतकर्ता ने ये कहा था कि इनकी नियुक्ति बड़ी जल्दबाजी में हुई है और ये पारदर्शिता में कमी होने जैसा है, लेकिन कोर्ट ने इसे गलत ठहराया और इनकी नियुक्ति को बरकरार रखा। तो इस प्रकार भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप कहेंगे राजीव कुमार जी। तो सारी की सारी बातें किसको लेकर हो रही हैं? आम चुनावों को लेकर हो रही है। अभी वर्तमान में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। यदि आपसे यह पूछा जाए कि भारत में पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो आप बताइएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट ठीक रहेगा। इन विच ईयर वर द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया? तो पहला आम चुनाव कब हुआ ये बताना है। जिन्होंने लिखा होगा ना 1951-52, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आम चुनावों की जब बात करते हैं तो ये आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक चले थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम 1951-52 कह सकते हैं कि पहले आम चुनाव हुए, यानी कि पहली लोकसभा के चुनाव हुए। और जैसे बात करते हैं, ये फरवरी महीने में इलेक्शन संपन्न हो गए और फिर अप्रैल महीने की 17 तारीख को लोकसभा का गठन हुआ। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन, और कौन सी लोकसभा थी ये? पहली लोकसभा का गठन हुआ, ठीक है। और उस लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो नाम आता है जीवी मावलंकर का, है ना। जीवी मावलंकर पहली लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए। फिर जैसे बात करते हैं, इस पहली लोकसभा की कार्यवाही कब से शुरू हुई? तो 13 मई 1952 का वो दिन था जब पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। पहली लोकसभा का पहला सत्र शुरू। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं आम चुनावों से संबंधित। आपको मेनली न्यूज पे नहीं जाना है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमेशा करने हैं, जो भी मैं आपको क्लास में करवाया करता हूं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में, एसएससी में आपसे जो पूछे गए हैं, ज्यादातर वो क्वेश्चन होते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैंने खुद बनाए होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में। तो आगे क्वेश्चन और देंगे, वो भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। साउथ वेस्ट मानसून मेक्स ऑनसेट अवर निकोबार आइलैंड्स। आईएमडी ने कहा है कि ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच गया है। वार्षिक वर्षा की यह घटना 31 मई तक केरल में पहुंचने की उम्मीद है। अभी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक ये पहुंचा है मानसून, 31 मई तक केरल भी पहुंच जाएगा। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और इस भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के बारे में अगर हम जानें तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने इस पर क्या है अपनी दस्तक दे दी है। द साउथ मोस्ट रीजन ऑफ द कंट्री, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है कि अब ये मानसून जो है वो आ चुका है निकोबार द्वीप समूह तक, ठीक है ना। और जैसे बात करते हैं, रविवार को मालदीव के कुछ हिस्सों में आया था, कोमोरिन क्षेत्र में भी पहुंच चुका है, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में और दक्षिणी अंडमान सागर के कुछ हिस्सों में अभी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। केरल में भी जल्द ही पहुंच जाएगा। तो यहां पर ये मैप देख सकते हैं। और वैसे अगर देखा जाए कि मानसून
किस प्रकार से कार्य करता है, तो ये एक ज्योग्राफी का बड़ा लंबा विषय बन जाता है जिसमें थोड़ा सा समय भी लगेगा। कभी आपको ज्योग्राफी करवाएंगे तो एक एक चीज समझाएंगे किस प्रकार से जो आपका ये मॉनसून आता है क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। और आपको पता है भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण है, तो इसमें भी इन्होंने ये चीज मेंशन की है। यहां पर जब आप देखेंगे IMD के बारे में, ये IMD का लोगो है। और एक आपको बता दें, अब तो इस IMD के द्वारा और जो भी हमारे राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं उनके द्वारा हर लोगों के पास में मैसेज जा रहे हैं कि आप अपने घरों पे रहिए, क्योंकि जो हवा है वो बड़ी गर्म चल रही है, लू चल रही है, तो बच के रहिएगा इस गर्मी से, ठीक है ना। तो चलो जी, इसी IMD के बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मैंने ये टाइप किया है खुद क्वेश्चन और आपसे पूछने का प्रयास किया है, आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन गलत है। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन मैंने बनाए होते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाए किसी भी पार्ट के बारे में। अभी हम बात कर रहे हैं IMD यानी कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ के देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान, भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है मौसम संबंधी अवलोकन करता है, मौसम संबंधी गतिविधियों के बारे में पूर्वानुमान लगा देता है कि आगे क्या घटित होने वाला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लू चलने की संभावना है, आप बचकर रहिएगा। हरियाणा और पंजाब में अलर्ट जारी कर रहे हैं बार बार ये संस्थाएं। तो पूर्वानुमान इनका कार्य है, भूकंप विज्ञान के बारे में भी रिसर्च करना इनका कार्य है। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट देखने का प्रयास करें, भारत मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये कार्य करती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। क्या ये पॉइंट ठीक लिखा हुआ है? नहीं, ये पॉइंट गलत लिखा हुआ है और हमें गलत ही तो टिक करना था। तो फिर अगर गुरुग्राम में नहीं है तो फिर कहां पे है इनका मुख्यालय? तो आप कहेंगे IMD का मुख्यालय गुरुग्राम में नहीं है, नई दिल्ली में है। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था, बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली बना दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जनवरी 1875 को IMD की स्थापना हुई। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, IMD के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको पता लग गई है ना। तो इस प्रकार आपको बातें ध्यान में रखनी है। चलिए जी, इसका मुख्यालय वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो नई दिल्ली में है। ये था आपका इस कक्षा का पार्ट नंबर 1। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, edurohi24 आप सर्च कर लेना। आपको लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डायरेक्ट आप इस ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ऑफिशियल टेलीग्राम लिंक तक पहुंच सकते हैं। कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। आपको PDF के साथ में एक क्वेश्चन भी मिलता है। और आप अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एडुरोही ऑफिशियल। वहां पे जब आप कम्युनिटी बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट करके देखिएगा और बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। अब ये हमारा इस वीडियो का पहला पार्ट संपन्न हुआ। अब चलते हैं हम हमारे इस कक्षा के पार्ट नंबर 2 पर, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद MCQ। आज के दिन का इतिहास क्या है, कुछ स्पेशल है क्या आज के दिन, उनमें से कुछ बातें हम कवर करने वाले हैं। और चलिए जी, तो यहां पर कुछ बातें जैसे हम देखें
तो 20 मई के दिन जिनका जन्म हुआ था या फिर जिनकी जयंती है, जन्मदिन तो उनका मनाया जाता है जो जीवित हो, जयंती उनकी जो इस जीवन को यहां से छोड़कर जा चुके हैं। तो चलिए जी, ये फोटो आपने बखूबी देखी होगी। इनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है वो एक बेहतरीन लेखक थे, है ना। इनके बारे में बखूबी जानते हैं। बचपन में आपने बहुत सारी रचनाएं इनसे संबंधित पढ़ी होंगी। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था, 20 मई 1900 के दिन इनका जन्म हुआ उत्तराखंड में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हुई? 28 दिसंबर 1977 को यूपी में। तो इनको किसके लिए जाना जाता है? ये एक बेहतरीन लेखक थे। इनके बारे में हम एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, तो बताइएगा आप। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया है। सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि इनमें से कौन सा कथन सही है। आपको वो बताना है जो कथन सही है। तो पहला पॉइंट पढ़ के देखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल के कोसानी गांव में हुआ। पहला पॉइंट बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1961 में। इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य का विलियम वर्थ कहा जाता है। यानी कि सभी पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। जिन्होंने लिखा होगा ना ऑल ऑफ द अबो, उनका बिल्कुल ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1961 में, ठीक है। इसके अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी दिया, मतलब सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य की दृष्टि से में जो बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन करे। और इसके अलावा इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। और जैसे इनकी एक रचना थी लोकायतन, उस लोकायतन के लिए इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। और किसके लिए प्रसिद्ध रहे? ये रहस्यवाद के लिए प्रसिद्ध रहे। रहस्यवाद व प्रगतिवाद, ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कुमाऊं के बारे में, कुमाऊं मंडल के कोसानी नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था। उसी कोसानी के बारे में अगर कहा जाए तो वहां पे सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर एक राजकीय संग्रहालय बना हुआ है। इनके सम्मान को ध्यान में रखते हुए संग्रहालय, यानी कि ऐसी जगह जहां पे हम अपने पूर्वजों की एक निशानी रखते हैं। संग्रहालय, यहाँ पे जितनी भी चीजें हमें प्राचीन परंपरा की मिलती है, हम वो संग्रहालय में रख देते हैं ताकि आने वाली जनरेशन उसको देखे और सोचे कि विकास का क्रम किस प्रकार से रहा था। तो सुमित्रा नंदन पंत के नाम पे राजकीय संग्रहालय कोसानी में बना हुआ है। और ये कोसानी उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा शहर से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास होगा, ठीक है ना। और जैसे हम बात करते हैं, यहां पे देखिएगा ये जो बना हुआ है इसका नाम है अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम, ये वो आश्रम है जहां पे महात्मा गांधी विश्राम किया करते थे। अनासक्ति आश्रम, ये अनासक्ति आश्रम भी कहां पर है? कोसानी में ही है, जहां पे सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था। तो सुमित्रा नंदन पंत महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। कहा जाता है कि वो जल्द ही प्रभावित हो जाते थे। इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में रचना भी लिखी थी, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और यहां पर एक फोटो और भी आपको दिखाई दे रही होगी कोसानी की। यहां ये मंदिर भी बना हुआ है, जागेश्वर मंदिर है इसका नाम, जागेश्वर मंदिर कोसानी।
तो कौसानी घूमने की दृष्टि से बड़ा ही संपन्न क्षेत्र है, कभी जाएंगे आप वहां पर तो देख लेना। इसी कौसानी का परिचय देते हुए पंडित नरेंद्र शर्मा कुछ पंक्तियां कहा करते हैं, यह नई धरा आकाश नया, यह नया लोक मिल गया मुझे, थी आत्मा जिसके हित अशांत, वह शांत लोक मिल गया मुझे। ये पंडित नरेंद्र शर्मा के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं इसी कौसानी क्षेत्र के बारे में। बड़ा ही प्यारा स्थल है ये कौसानी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार कौसानी के बारे में सर्च करके देखना। अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनकी आज के दिन मृत्यु हुई थी, यानी कि जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो यहां पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ये, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, तो इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी। जैसे हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ, इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को हुआ। इनकी मृत्यु 20 मई 1932 को हुई। वैसे अगर देखा जाए तो ये किसमें इनका नाम है, लाल बाल पाल। ये आपने जरूर सुना होगा, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल की ये तिगड़ी हुआ करती थी और ये तीनों के तीनों ही कौन से स्वभाव के थे? तो ये गर्म स्वभाव के नेता थे। जैसे कि आपको पता है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। उस सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट पड़ गई थी गरम दल और नरम दल। तो ये जो तीन लोग थे ये तीनों गरम स्वभाव के थे, गरम दल के नेता थे विपिन चंद्र पाल। अब मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। विपिन चंद्र पाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन सा या फिर कौन से कथन गलत हैं। तो गलत ऑप्शन बताना है, जो गलत लिखा हुआ है वो हमें टिक कर देना है। तो पहला पॉइंट पढ़ के देखिए, विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी में हुआ, जो अब बांग्लादेश के हबीबगंज जिले में पोइल गांव है। यह बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि जहां पर इनका जन्म हुआ वो पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा था, लेकिन अभी वो हिस्सा बांग्लादेश में आता है और बांग्लादेश का ये पोइल गांव पड़ता है। तो पहला पॉइंट ठीक है। विपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल की तिगड़ी का हिस्सा थे, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में जबरदस्त आंदोलन किया। आपको पता है 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था यहां पे? कर्जन। उसी कर्जन ने ही तो किया था इस बंगाल का विभाजन। मूल रूप से क्या था उसका उद्देश्य था कि इन लोगों को हिंदू और मुस्लिमों में बांट दिया जाए ताकि वो अपनी राजनीति बेहतरीन तरीके से कर सकें। ये कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। जब इस कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो फिर भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और लाल बाल पाल ये अहम भूमिका निभा रहे थे उस आंदोलन में। फिर उसी स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियों को लेकर मनमुटाव हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं में। फिर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में सूरत में हो रहा था तो उस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के विचार जो हैं वो मिल नहीं रहे थे। इसी वजह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए। एक को कहा गया गरम दल और दूसरे को कहा गया नरम दल। तो गरम दल के नेता कौन थे? तो ये तीनों गरम दल के ही थे। इनका मानना था कि हमें अंग्रेजों के आगे हाथ नहीं फैलाना है। तो इस प्रकार हमें बातें ध्यान में रखनी है। गरम दल और नरम दल दो भागों में बंट गया था। ये
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो फिर बाद में 1916 में जब लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, फिर इन दोनों ने हाथ मिला लिए और ये एक हो गए। इनके साथ में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भी हाथ मिला लिया। तो ये थोड़ी सी कहानी थी। तीसरा पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। विपिन चंद्र पाल ने 1905 में अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम की शुरुआत की। तीसरा पॉइंट भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। चौथा पॉइंट पढ़ के देखिएगा। विपिन चंद्र पाल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। यह बात गलत लिखी हुई है और हमें गलत ही तो टिक करना था। बेलगाम अधिवेशन जो 1924 में हुआ था उसमें अध्यक्षता करने वाले विपिन चंद्र पाल नहीं थे, बल्कि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वो अधिवेशन 1924 में हुआ। बेलगाम अधिवेशन उसे हम कहते हैं। विपिन चंद्र पाल ने बेलगाम अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं की थी। इसीलिए हमें कौन सा ऑप्शन टिक कर देना है? हमें डी ऑप्शन टिक कर देना है। तो चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, सभी का ये पॉइंट ठीक था जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो यहां पर ये फोटो आपने कभी कभार देखी भी होगी। इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल नाम से ही आपको पता लग गया होगा। इनकी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 23 अगस्त 1875 को हुआ था और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई 20 मई 1929 को। और वैसे अगर देखा जाए ये कहाँ के थे, तो ये चंपारण क्षेत्र के थे। चंपारण ये वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो ये बिहार में पड़ता है। बिहार हमारा राज्य है, तो उसी चंपारण के ये निवासी थे। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था, उस चंपारण सत्याग्रह की नींव रखी थी राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी को न्योता दिया था कि वो बिहार के चंपारण में जाएं और वहां पर इस चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। फिर महात्मा गांधी जब चंपारण में गए थे, उसके बाद में महात्मा गांधी के बारे में राजकुमार शुक्ल ने ही मौखिक प्रचार करके सबको बताया था कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे लीडर हैं, ये हमें इंसाफ दिलाएंगे। ये महात्मा गांधी पर हमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। तो महात्मा गांधी पर जनमानस भरोसा कर सके, इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी के बारे में भरपूर मौखिक रूप से प्रचार किया था। और ये आपको पता है, उससे पहले एक अधिवेशन हुआ था, उसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में मिले थे। तो फिर महात्मा गांधी ने एक बार तो इनको इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में फिर क्या किया? महात्मा गांधी आ ही गए फाइनली, इनके बार बार कहने पर। जैसे आपको पता है, ये तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917 में शुरू हुआ। लखनऊ अधिवेशन की जैसे हम बात कर रहे हैं, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। ये वही अधिवेशन है जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो टुकड़े जो हो रखे थे वो एक हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने हाथ मिला लिया। उसी लखनऊ अधिवेशन 1916 में इनका मिलन हुआ था महात्मा गांधी के साथ। तो गांधी जी से मिले और फिर इनको कन्विंस किया कि वो वहां पर जाएं और उसका नेतृत्व करें। तो थोड़ा सा इसी चंपारण सत्याग्रह के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही है। जल्दी से बता दीजिएगा, कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ था, जो किसानों को अपने खेतों में नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी। जैसे कि आपको पता है, चंपारण क्षेत्र में जो भारतीय किसान थे उन पर ब्रिटिश नीतियां लागू कर दी गई थी कि वो किसान अपने खेत में नील की खेती करेंगे ही करेंगे। तो ये ऐसी नीतियां थी जो नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर करती थी। उसी के खिलाफ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में ये
आंदोलन शुरू किया गया, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट भी ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। चंपारण सत्याग्रह इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बिहार क्षेत्र के चंपारण में शुरू किया गया था, इसी वजह से इसका नाम भी चंपारण सत्याग्रह रखा गया। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि तीनों ही बातें ठीक लिखी हुई है। जिन्होंने ये डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो आपको पता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी तो बिहार से ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार के लाल के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी क्या किया था, बखूबी साथ दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में सफलता के झंडे गाड़ दिए और ब्रिटिशर्स को क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब जो आप ये अपनी नीति लेकर आए हुए हैं कि सभी किसान यहां पर नील की खेती करेंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसे नाम क्या देते हैं, इसे 3 कठिया पद्धति कह रही है। हालांकि नील की खेती जो थी ना, उनको कहा गया था कि आपको अपने जितने भी भूमि है उसके 1/3 भाग पर आपको नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। और इसी के विरोध में फिर ये आंदोलन शुरू हुआ महात्मा गांधी के नेतृत्व में। लेकिन मूल रूप से इसका योगदान जाता है राजकुमार शुक्ल को, और इनके साथ में और भी थे, शेख गुलाब, हरबंश सहाय, पीर मोहम्मद मुनीश, संत राउत, रादूमल मारवाड़ी। तो इस प्रकार के जो लोग थे वो भी इसमें साथ आए हुए थे। तो ठीक है ना, तो इस प्रकार ये इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में कुछ पॉइंट थे जो आपने बिल्कुल सही किए हैं, जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा आपने उसका नाम सुना होगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से राजकुमार शुक्ल उनसे मिले थे और किस प्रकार उन्होंने मना भी कर दिया था। फिर बार बार राजकुमार शुक्ल ने उनको मनाया और फिर मैं कहीं जाने के लिए वहां पर राजी हुआ, और जाने के बाद वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारियों की जो नीतियां थी उनको क्या कर दिया गया, गलत ठहराया, और वो सफल भी रहे। और ये इनका पहला सत्याग्रह था। ठीक है ना, तो चलिए जी, आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और एक आपको क्वेश्चन भी मिलेगा। आप अपने इस एडुरोही 24 यानी कि एडुरोही अपने इस चैनल को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्ट आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं 8307730527। और आप अपने इस एडुरोही 24 को सर्च कर लेना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अपना यूट्यूब चैनल का नाम है एडुरोही ऑफिशियल, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर दीजिए ताकि आपको डेली की क्लास सबसे पहले मिलती रहे। तो धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एडुरोही 24। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खेलते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।